प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमेशा की तरह उत्सुक हो। आइए प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं सरल रेखा में गति में त्वरण की क्या परिभाषा होती है, त्वरण का क्या महत्व होता है। आपको ये नाम सुनने में बड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा, पर प्यारे बच्चों इससे हर व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, छोटे से बच्चा भी क्या होता है, इससे रूबरू होता है। छोटे से बच्चे को साइकिल लेकर दी जाती है तो वो कहता है कि पापा तेज भगाओ। ये तेज भगाने वाला जो काम है, ये कौन? त्वरण कहलाता है। त्वरण वेग में परिवर्तन, तेज गति करना, धीरे करना, ब्रेक लगाना, एक्सीलरेटर घुमाना, मोटरसाइकिल का कान घुमाना, क्या किसके अंदर आता है? त्वरण के अंदर आता है। तो आइए दोस्तों, आज हम त्वरण पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समराइज करा देता हूं, काफी समय गुजर चुका है, अपने पुराने लेक्चर थे। सबसे पहले कोई भी गति जो होती है वो तीन प्रकार की होती है विमा के आधार पर। यदि उस वस्तु को हम एक रेखा के अनुदिश गति कराएं तो वो सरल रेखा में गति कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु, कोई चींटी इस समतल में गति करती है, पृष्ठ के ऊपर गति करती है, तो उसकी गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। और यदि कोई वस्तु इस हवा के अंदर, ऐसे मक्खी जैसे हवा के अंदर उड़ती है, एरोप्लेन हवा में उड़ती है, इस प्रकार जो गति होती है उसे हम कहते हैं त्रिविमीय गति। इस गति यानी हर वस्तु दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरी मल्टी यूनिवर्स के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, हर वस्तु की गति होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो विद्यालय वहीं पर ही रहता है। कोई भी जगह स्थिर नहीं है। हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट इस दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर गतिशील है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। पृथ्वी पर बेटा हर आदमी एक जगह पर नहीं है, वो लगातार पृथ्वी के घूमने के साथ साथ वो भी घूम रहा है, और पृथ्वी घूमने के साथ साथ उस सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। यानी हम हर समय, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, कुछ समय बाद में मेरी लोकेशन चेंज हो जाएगी, मैं उस सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है उस पाथ में कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे भी चक्कर लगा रही है, मैं अब यहाँ पर हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं यहाँ चला जाऊंगा, थोड़ी देर बाद में घूमते घूमते यहाँ आ जाऊंगा, फिर इधर आ जाऊंगा, फिर इधर आ जाऊंगा, रात हो जाएगी, मैं इधर चला जाऊंगा, दिन में यहाँ था, रात में इधर, इस तरह से घूमता रहता हूँ। यानी हर वस्तु इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, दुनिया हम हमारी पृथ्वी को बोलते हैं, पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो स्थिर नहीं है, परंतु गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम इसे स्थिर मानना पड़ता है। यदि हम स्कूल को स्थिर नहीं मानेंगे, घर को स्थिर नहीं मानेंगे, तो स्कूल से घर, घर से स्कूल हम कैसे पहुंच पाएंगे? हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उनको हम स्थिर मानते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह, हमें शहर जाना है तो हमारे घर को स्थिर मानकर, शहर को स्थिर मानकर दोनों के बीच की हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम वहां पर आसानी से जा सकते हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए हम इन सबको स्थिर मानते हैं, पर दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है सापेक्ष, गति करती है। एक वर्ड आता है निरपेक्ष। निरपेक्ष यानी जो किसी पर भी निर्भर नहीं करे, खुद का अस्तित्व है, खुद का कोई भी ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो खुद के मायने में स्थिर है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप बस स्टैंड पर खड़े हो और बस स्टैंड पर कोई बस दूर से आई, तो आपको क्या लगेगा? उसके अंदर की जो सवारी है वो क्या हो रही है? चल रही है, क्योंकि बस चल रही है। चलो इसको आप दूसरे अंदाज में समझने की कोशिश करते हो। आप हाईवे के ऊपर चल रहे हो, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, आप पेड़ पौधों को देख रहे हो, बताओ पेड़ पौधे स्थिर हैं क्या? आपको पेड़ पौधे चलते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप पेड़ पर बैठे हो और आपको कहा जाए कि बस के अंदर बैठी सवारी के बारे में बताइए, बताओ वो सवारी आपके लिए स्थिर है क्या? पर सवारी को तो ऐसा लगता है कि मैं तो आराम से बैठा हूं। यदि पैसेंजर जो है अपने पास के पैसेंजर को देखे तो उसे लगता है कि पैसेंजर ये तो मेरे साथ ही चल रहा है, ये हमेशा मेरे लिए क्या है? स्थिर है। ड्राइवर को देखे तो ड्राइवर हमेशा उसे स्थिर लगता है। यानी उस बस के अंदर जितने भी यात्री हैं वो यदि एक दूसरे के सापेक्ष देखना चाहे, सापेक्ष, तब तो स्थिर है। अदरवाइज यदि वो बाहर वाला व्यक्ति उसे देखना चाहे तो उसके सापेक्ष वो सारे के सारे क्या है? गतिशील है, गति कर रहे, मोशन में। समझ गए बात को? यानी कोई भी वस्तु इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर स्थिर नहीं है, निरपेक्ष गति संभव नहीं है, एक दूसरे के सापेक्ष गति संभव है। यानी कोई दूसरी वस्तु है उसके सापेक्ष हम कह सकते हैं कि हम गति कर रहे हैं। जैसे आप सड़क है, सड़क पर बाइक चलाते हो तो सड़क स्थिर है,
बाइक चल रही है, कितने स्पीड से चल रही, कितनी चाल से चल रही है, वो हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। यानी हमारी गति कैसी होती है? सापेक्षिक गति होती है। अब इस गति को समझना चाहते हैं। ये जो चैप्टर है ये केवल इतना समझाएगा आपको कि इस रेखा के अनुदिश आपकी गति कैसी है। आप धीरे धीरे चल रहे हो, आप तेज चल रहे हो, यानी आपको इस यहां से चले कितनी दूरी पर पहुंच गए, आपकी स्थिति क्या है, आप स्थिति में परिवर्तन कितने समय में कर रहे हो, उसे चाल बोल देंगे। और यदि एक दिशा में जा रहे हो तो उसे वेग बोल देंगे, और वेग में परिवर्तन कर रहे हो तो उसे त्वरण बोल देंगे। जो मोटरसाइकिल में क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है, उसको आप घुमाते हो तो एक्सीलरेट करते हो, त्वरित गति करते हो, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हमने पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने इस सरल रेखा में जो गति है उसके बारे में जाना था कि कोई वस्तु यहां से यहां सपोज t1 समय पर ये x1 स्थिति पर है, यानी केंद्र से इतनी दूरी पर है, वो यहाँ से कुछ समय बाद में यानी t2 समय पर वो यहाँ पर पहुंच जाती है। बताइए दोस्तों ये दूरी कितनी हुई? x2 माइनस x1, समय कितना हुआ? t2 माइनस t1। यदि मुझे यहाँ पर इसकी स्थिति पता करना हो तो बताइए स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ? स्थिति में परिवर्तन, स्थिति सदिश कितना है इसका? x1 सदिश, x1 सदिश, यहां से स्थिति सदिश x2 सदिश, स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ? x2 माइनस x1। यदि मैं इसे दूरी बोलूं तो दूरी कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1। विस्थापन बोलूं तो क्या हो जाएगा? x2 सदिश माइनस x1 सदिश, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। ऐसे ही यदि मैं चाल बोलूं तो इस दूरी में परिवर्तन, यानी दूरी कितनी तय करता है, कितने समय में तय करता है, इसे हम कहते हैं औसत चाल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल एक्स बटा डेल टी। और यदि मैं तात्क्षणिक चाल की बात करूं, तात्क्षणिक किसी क्षण पर जो चाल है उसकी बात करूं, तो समय का अंतर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी लिमिट लगा दूंगा, डेल टी को क्या कर दूंगा? 0 के आसपास कर दूंगा, बहुत कम, जस्ट अभी क्या हो जाएगा? तो डेल एक्स बटा डेल टी किस में बदल जाएगा? डी एक्स बटे डी टी में बदल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम वेग की बात करें तो औसत वेग क्या हो जाएगा? x2 सदिश आ जाएगा, क्योंकि एक वेग क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। t2 माइनस क्या आ जाएगा? t1 आ जाएगा। तो इसको मैं बोलूंगा डेल एक्स सदिश बटा डेल टी। अब यहां पर डेल एक्स बटा डेल टी, तात्क्षणिक वेग की बात करूं मैं तो तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा? डेल टी टेंस टू क्या कर दो? 0, एक सीमा लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? डेल एक्स सदिश बटा डेल टी। ये क्या किस में बदल जाएगा? डी एक्स सदिश बटा डी टी में बदल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पार्ट हमने कर लिया था पुराने लेक्चर्स में, हमने अच्छे तरीके से इसको जान लिया था कि औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होती है, और तात्क्षणिक चाल क्या होती है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है। दूरी एक टोटल, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आप घूम फिर के कैसे भी जाते हो, यहां से चलकर यहां पहुंचे, आपको कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, है ना। और यहां से यहां सीधे चले जाओ, उसे क्या कह देंगे? विस्थापन। ये वाला विस्थापन कहलाता है, बाहर वाला क्या कहलाता है? दूरी कहलाती है। ये आप सारे समझ गए इस बात को। चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है त्वरण। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है दोस्तों? त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं, ज्यादातर जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, उनको ये तो मालूम होता है कि एक्सेलरेटर होता है, पर ये मालूम नहीं होता एक्सेलरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। तो आप समझ चुके होंगे ये क्या है? एक त्वरण है। वो त्वरण यानी उसमें वेग में, चाल में परिवर्तन करने वाला जो है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण। यानी तो किसी समयांतराल में वस्तु के
वेग में परिवर्तन को वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। त्वरण को किससे निरूपित किया जाता है? इसको स्मॉल a, और ये क्या है? एक सदिश राशि से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ये एक सदिश राशि है, यह एक, यानी इसको दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशि होती है। इसका मात्रक बताइए। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा विमा कितनी होती है? तथा विमा m की घात 0, l की घात 1, t की घात -2 होती है। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विमा होती है m0 l1 t -2। यहां पर औसत त्वरण कुल समय में कुल वेग में परिवर्तन, तो औसत त्वरण को मैं सीधा लिख दूं a औसत, यहां लिख लो औसत। ये क्या हो जाएगा? x2 सदिश माइनस x1 सदिश बटा t2 माइनस t1। इसको मैं क्या लिख दूं? डेल x सदिश, अंतर को हम क्या किससे लिखते हैं? डेल से। तो डेल x सदिश बटा डेल t, ये क्या आ जाएगा? a औसत। अब प्यारे बच्चों, मुझे क्या लिखना हो? तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण लिखना हो तो तात्क्षणिक त्वरण यानी हमने पहले भी काफी चर्चा की है। बताइए ये नाम ही क्या सजेस्ट करता है? किसी क्षण उस वस्तु का त्वरण कितना है ना? तो तात्क्षणिक त्वरण क्या कहलाएगा? किसी क्षण वस्तु का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। यदि हम वेग समय ग्राफ खींच लें तो वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको निरूपित करती है? ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेग समय ग्राफ की ढाल तात्क्षणिक त्वरण को निरूपित करती है। तात्क्षणिक त्वरण को निरूपित करती है। वेग समय आलेख है, उसकी यदि हमें ढाल निकालनी हो, ढाल किस तरह से निकालते हो? आपके घर के गेट के, मेन गेट के सामने क्या होता है? स्लोप होता है ना? सभी के घर के सामने स्लोप होता है। उस स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि तुम ठहरे अंग्रेज, तुम्हें इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है। उस स्लोप को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं, ढाल। और ये ढाल जो है यानी स्लोप ज्यादा है या कम है, उस पर चलते हैं तो ध्यान से चलना पड़ता है ना। यदि ज्यादा है यानी ढाल ज्यादा है, यानी यहां त्वरण ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो यदि वेग समय ग्राफ हम बना लें, इधर वेग लिख लें, उधर समय लिख लें और एक ग्राफ बना लें, जैसे सपोज ऐसा ग्राफ है, तो इसकी जो ढाल है ये वाली क्या है? ढाल। और ये ढाल क्या कहलाएगी बच्चों? तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगी। तात्क्षणिक क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। तात्क्षणिक त्वरण को मैं कैसे लिखूंगा? ए तात्क्षणिक बराबर, हम क्या करेंगे? समय बहुत कम, यानी इस समय पर बात कर रहे हो आप, इसके अंदर ये टी समय पर,
तो लिमिट डेल टी क्या कर रहे हो, जीरो की ओर अग्रसित कर रहे हो, यानी समय में अंतर वो जीरो तो नहीं है पर जीरो के आसपास बहुत कम है। तो ऐसे समय में यदि हम त्वरण निकालें, सॉरी यहाँ पर x2 कर दिया गया, गलती कर दी भी, थोड़ी सी गलती कर दी, इसको चेंज करो, यहाँ v2 करो, वेग में परिवर्तन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये v1 v2, यहाँ पर v सदिश, ठीक है, डेल v बटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल v सदिश बटा डेल टी, इसको बेटा क्या लिख दूंगा मैं, dv सदिश बटा, ये क्या आ जाएगा, तात्क्षणिक। इस तरह से हम तात्क्षणिक त्वरण का जो है हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। यदि मुझे ग्राफ दिया गया हो तो उस ग्राफ में एक स्पर्श रेखा खींचकर उससे उसकी ढाल निकाल सकते हैं। ढाल निकालने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे और यहाँ से हम आधार बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार क्या कहलाता है, टेन थीटा, और टेन थीटा हमेशा किसको निरूपित करता है, ढाल को निरूपित करता है। तो आइए हम उस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको एक उदाहरण कराता हूं जिसमें हम त्वरण किस प्रकार एक ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा तो इस ग्राफ को देखने से समझ में आ रहा होगा कि गाड़ी जो है उसके वेग में पहले वेग शून्य था, इधर वेग बढ़ता जा रहा है, इधर समय बढ़ता जा रहा है, समय सेकंड में बढ़ता जा रहा है, इधर वेग मीटर प्रति सेकंड में बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में गाड़ी स्थिर थी, एक जगह पर थी, फिर मैंने क्या किया, उस गाड़ी को स्टार्ट किया और उसका एक्सीलरेटर को दबाया तो वो एक्सीलरेट करना शुरू की, यानी उसके वेग में परिवर्तन हुआ। 0 से 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड, अगली 1 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड, अगली 1 सेकंड में कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो गया। अब गाड़ी 6 मीटर प्रति सेकंड पर जाकर मैंने क्या किया, अचानक मेरे सामने कोई जानवर आ गया, कोई पशु आ गया, अचानक मैंने क्या लगाया, उस पर ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही उसके वेग में क्या हुई, कमी हुई। अब 6 से अगले सेकंड में कितना आ गया, 4। क्या उसी टाइम पर गाड़ी अचानक रुक जाएगी? इस दुनिया की कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो ब्रेक लगाते ही रुक जाती है। उसको रुकने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ दूरी तो चलेगी ही चलेगी। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो एक जगह पर रोक देता हूं, वो बहुत ही गलत कहते हैं। ऐसी कोई गाड़ी बनी ही नहीं है जो जैसे ही ब्रेक लगाया उसी पर वहीं पर रुक जाए, कुछ दूरी तो जरूर चलेगी। तो जैसे ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही उसके वेग में परिवर्तन हुआ, 6 से अगले सेकंड में कितना हो गया, 4, फिर अगले सेकंड में कितना हो गया, सीधा 0 हो गया, है ना। जल्दी रुकी, कहने का मतलब 2 सेकंड में रुकी। उतना वेग लेने के लिए उसे 3 सेकंड लगे थे, पर रुकने के लिए उसे 2 सेकंड लगे। इससे भी कम लग सकता है, गाड़ियों की कैपेसिटी डिपेंड करती है ब्रेक कैसे हैं। ब्रेक अच्छे हैं तो हो सकता है 1 सेकंड में रुक जाए, हो सकता है आधी सेकंड में रुक जाए, तो वो ये ढाल और ज्यादा आ जाएगा और नीचे की तरफ डल जाएगा। अब फिर क्या किया, अब वो जानवर तो चला गया, अब फिर उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया तो फिर वेग 1 सेकंड में कितना ले आए, 6 सेकंड ले आए। अब तो उसको गुस्सा आ गया, अचानक कोई जानवर आ गया तो उसको बचाकर फिर भगाया तो अचानक उसने 1 सेकंड के अंदर कितना वेग गेन कर लिया, सीधा 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड गेन कर लिया। आइए दोस्तों इससे हम त्वरण निकालने की कोशिश करते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूं O, ये A, ये B और ये C। निकालते हैं। O से बिंदु A के मध्य त्वरण कितना होगा, त्वरण A बराबर, त्वरण एक सदिश राशि है, वेग में परिवर्तन, वेग कहां पर, अंतिम वेग A पर, प्रारंभिक वेग O पर, दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का जो समय का अंतर वो क्या हो जाएगा, t0। दोस्तों बताइए बिंदु A पर वस्तु का वेग कितना है, कोई बता सकता है? इधर आई कैप ले रहा हूं मैं, बताइए बिंदु A पर वेग कितना है ग्राफ से, 6 आई कैप मीटर प्रति, बात क्लियर है, आई कैप की दिशा में जा रहा है वेग। बताओ O पर कितना है, O पर कोई वेग नहीं है, 0 आई कैप मीटर प्रति सेकंड। A पर कितना समय लगता है, यहां पर A पर पहुंचने के लिए 3 सेकंड, TA कितना, 3 सेकंड, TO शुरुआती है 0 सेकंड। ये सारे के सारे वैल्यूज यहां पर रख दो, क्या आ जाएगा, 6 आई कैप माइनस 0 आई कैप बट्टे 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा,
6i कैप बटे 3 यानी 2i कैप। ये क्या होगा दोस्तों, एक्सेलरेशन। कहां पर, इसको मैं 1 बोल देता हूं। ए तक पहुंचने के लिए कितना उसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा, उसके वेग में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसी प्रकार ए से बी तक पहुंचने में त्वरण कितना लगाना पड़ेगा, त्वरण है या मंदन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मंदन। इसको क्या बोलूंगा मैं, मंदन। माइनस में आएगा ये, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर भी देखो इसको निकालें अपने, ए सदिश बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग बी पर होगा, प्रारंभिक वेग ए पर होगा, दोनों का अंतर, बी पर समय कितना है, ए पर समय कितना है, दोनों का अंतर कर लोगे। बताओ बी पर वेग कितना है, इस बी बिंदु पर वेग कितना है, 0 ए पर वेग कितना है, ए पर अभी देखा हमने 6i कैप, और बी पर पहुंचने के लिए समय कितना लगता है, 5 सेकेंड, और ए तक पहुंचने के लिए समय कितना लगता है, 3 सेकेंड। दोनों का अंतर ले लो, -6i कैप बटे 2 यानी -3i कैप। मंदन कितना लगा दोस्तों, -3i कैप लगा। इसी प्रकार आप बी से सी तक का त्वरण निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, बी से सी तक का त्वरण क्या हो जाएगा, ए, इसको मैं 3 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देना। ये पहला पथ, दूसरा पथ, तीसरा पथ। A3 सदिश क्या हो जाएगा, सी, बी से सी, तो VC यानी सी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा अंतिम में लगा समय, प्रारंभ में लगा समय। VC कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, आई कैप में है। VB कितना है, 0i कैप है, और समय कितना है, TC कितना है, 6 सेकेंड, और TB कितना है, 5 सेकेंड। बताइए दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 6i कैप बट्टे 6 में से 5 गया 1, तो बताइए A3 सदिश का मान कितना आ गया, 6i कैप। ये किसमें आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण है। यदि मुझे कोई कहा दे, ये सारे के सारे कौन से त्वरण है, तात्विक त्वरण है। यदि मुझे कह दे औसत त्वरण कितना होगा, तो औसत त्वरण क्या कर दो, तीनों को जोड़ दो, 3 का भाग लगा दो, तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, ए औसत बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 3, तीनों को जोड़ दो। पहला है प्लस का 2i कैप, दूसरा है माइनस का 3i कैप, और तीसरा है 6i कैप। तीनों में 3 का भाग लगा दिया, 2 में से 3 गया, माइनस का 1, -1 इसमें से गया, प्लस 5, 5/3, 5/3 i कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया दोस्तों, औसत त्वरण आ गया। इस प्रकार हम किसी भी न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में जाइएगा, वहां पर देखिएगा, ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, उनको सोल्व कीजिएगा। कल के लेक्चर में प्यारे बच्चों हम सीखने वाले हैं एक समान त्वरण से गति। इस दुनिया के अंदर केवल और केवल एक ही प्रकार की गति है, यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन होने वाली गति। जैसे पत्थर को हमने ऊपर की ओर उछाला, ऊपर से नीचे की ओर पत्थर आया, गेंद आई, उसकी जो गति होती है एक समान त्वरण से गति, उसका हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।